For 2.5 hours, we have been continuously discussing, and 25 speakers have spoken on this bill with a great passion, with great involvement, because that is the kind of passion civil aviation is invoking today in India, in the parliament, and also in general with the citizens also. And ये काफी स्वाभाविक है इस तरह सा उत्साह अभी सिविल एविएशन में सबकी तरफ से देखना, और ये आसान बात नहीं है। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि सिविल एविएशन की बढ़ोतरी और जिस तरह से हमारे हनुमान भाई ने बोला है कि आश्चर्यजनक उछाल जिसने लिया है, और ये उछाल ऐसे ही नहीं हुआ है, ये उछाल के पीछे एक विजन था। भारत में सिविल एविएशन के संबंध में एक विजन था, और विजन को पूरा करने के लिए एक मिशन था, और वो मिशन को मुमकिन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था। और इसी के वजह से आज जिस तरह से आज बढ़ोतरी हम देख रहे हैं वो सब हम हासिल कर पाए। For 65 years almost, from independence to 2014, obviously there was civil aviation in the country. Flights were going around, and there were a lot of people still traveling through the air travel. But the numbers will say that till 2014, the total passenger traffic in the country was 10 crore 38 lakhs. 2014 तक 10 करोड़ 40 लाख तक टोटल पैसेंजर थे जो घूमते थे हवाई यात्रा में। And by 2024, 10 years difference, from 10 crore 38 lakhs to almost 22 crore 81 lakhs, डबल हो गया पूरा। तो अभी काफी लोग बोल रहे थे कि यहाँ बीज कभी डाल दिया गया था, सिविल एविएशन के बीज तो कभी डाल दिया गया था, पर अगर फल भी देखना है तो सिर्फ बीज डालने से नहीं होगा, उसका पानी भी हमें करना है, उसका देखभाल हमें करना है। जिस तरह से सीजन्स बदलते हैं, सीजन्स बदलते वक्त भी हमें वो पेड़ को देखना पड़ेगा कि किस तरह से, किस हालात से वो पेड़ गुजर रहा है। और ये काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिविल एविएशन के तहत किया, तभी इस तरह का ग्रोथ हम आज इस देश में देख पा रहे हैं। पैसेंजर की ग्रोथ डबल हुई, और जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट्स थे, अगेन अप टू 2014 वी हैड 74 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री, और आज 2024 में अगर हम देखेंगे 159 एयरपोर्ट्स, और मैं जब बोल रहा हूं 2 और एयरपोर्ट अभी खुलने के लिए तैयार है। हमें डेट प्रधानमंत्री जी का जैसी मिल जाए तो वो भी हम खोल देंगे, और 159 को 161 भी कर देंगे। तो ये एयरपोर्ट्स की भी अगर संख्या देखेंगे तो पिछले 10 साल में वो भी डबल हो गए। एयरपोर्ट्स हैव डबल्ड इन द लास्ट 10 years, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग थ्रू एयर हैव डबल्ड इन द लास्ट 10 years, and most importantly the number of aircrafts also, which was around 340 in 2014. Now if you come to 2024, there are 840 aircrafts in the country. That is giving an indication of how much demand civil aviation is creating in the country also. Now with all this demand, I keep saying these numbers again and again because it is not an easy thing to do, the kind of growth we have seen in civil aviation in the country. You check with any other country, there are so many countries across the world. No other country has seen this kind of progress or this kind of growth. किसी और ने इतने सारे एयरपोर्ट्स कोई और देश बना नहीं पाया, कोई और देश में जिस तरह से ग्रोथ, पैसेंजर्स की ग्रोथ हुई है, कोई और देश दिखा नहीं पाया। ये सिर्फ भारत में हुआ है, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण हो पाया। और पिछले 10 साल में मैं बता दूं, सिविल एविएशन के जो हालात थे वो उतने आसान हालात भी नहीं थे। सिविल एविएशन में देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन द कंट्री। टू स्टार्ट विथ, इन 2019 जेट एयरवेज जो इतने लंबे हद तक हमारे देश में चल रहा था और काफी प्रीमियम एयरलाइन था, लोगों से भी काफी जुड़ा हुआ एयरलाइन था और काफी सिटीज को कनेक्ट कर रहा था, जेट एयरवेज की बैंक्रप्सी हो गई। जेट एयरवेज वेंट आउट ऑफ पिक्चर। 2023 another airline, Go Air, that also went out of picture. Now within 10 years, 2 major airlines having a great capacity and great aircraft fleet, they have gone out of functioning. And more importantly, in these 10 years itself, the biggest hit any industry can see, and especially civil aviation, which was COVID. COVID भी इसी 10 साल के अंदर ही हुआ है। For 2 years, the whole flight travel industry, let it be air, rail, sea, everything, service industry, everything was just suddenly stopped, and it led to a lot of financial distress in all the overall economics of all the country also. Now, even with these challenges, I'm telling you that we have grown,
with a CAGR of more than 12% in the country. And this is the civil aviation growth that we are seeing today. And it is very important that the growth that we are seeing till today needs that continuous push. Because as far as the government is there, as far as the ministry is there, this is just the beginning. The growth that you are seeing in the country is just the beginning. अभी तो ये शुरुआत है. अभी और भी काम हमें करने पड़ेंगे. और उसी केस में हम ये बिल भी आज लेके आए ताकि सिविल एविएशन को जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में आगे बढ़ाया, उसको वही स्पीड, वही मोमेंटम हम आगे भी बढ़ाते रहें. और ये सिविल एविएशन का आज जो बिल हम लेके आए, केप टाउन कन्वेंशन है इसका शॉर्ट फॉर्म, जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल जहां से हम लेके आ रहे हैं वो केप टाउन कन्वेंशन था. साउथ अफ्रीका केप टाउन में 2001 में ये एक मीटिंग वहां पे हुई. देश के दुनिया के सारे कंट्रीज वहां पे मौजूद थे और उसका कारण ये था कि एयरक्राफ्ट का जो एयरलाइंस का जो एयरक्राफ्ट लेने का बिजनेस था वो मॉडल थोड़ा बदल रहा था. पहले तो ऐसा था एयरक्राफ्ट्स वो खुद ही परचेज कर रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने पैसे लगाकर खुद खरीद रहे थे, पर उससे कॉस्ट बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था. द बर्डन ऑफ बाइंग प्लेन्स ऑन योर ओन एंड हैविंग देम इन योर इन्वेंटरी was putting a lot of pressure on the financials of the airlines. So one innovative model came out, which was the leasing model. कि airlines बोल रहा है कि मैं खुद खरीदूंगा नहीं, कोई और खरीदेगा तो उसके पास मैं लीज ले लूंगा. और वो लीज लेने के लिए बीच में बैंकर भी रहता है या क्रेडिटर भी रहता है. तो पैसे कहीं से आ रहे हैं, प्लेन किसी और के पास है और चला कोई और रहा है. और ये जो 3-4 स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे लीजिंग इसमें, वो सारे अलग अलग देशों में बैठे होते हैं और हर देश का ऐसा ज्यूरिसडिक्शन रहता है, वहां के लीगल प्रोविजंस रहते हैं, वहां के अलग लॉस रहते हैं. और जब आप इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन ऐसे डील करते हो, कई सारे समस्या आते हैं कि ये लीजिंग इंडस्ट्रीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए. और 2001 में इसी कारण के साथ उन्होंने सोचा कि आज सिविल एविएशन एक कोई देश का सब्जेक्ट नहीं है बट ग्लोबल सब्जेक्ट है, और ग्लोबली सिविल एविएशन को ग्रो करना है तो हमें कोई कॉमन ज्यूरिसडिक्शन लेके आना पड़ेगा जिसको सारे एग्री करें, तो सबके पास ये लीजिंग करने का एक मौका मिलेगा, सारे इंप्रूव करेंगे अपने अपने सिविल एविएशन अपने देश में. तो 2001 में ये जब केप टाउन कन्वेंशन आया उसमें 3 अलग अलग प्रोटोकॉल भी बनाए थे. एक तो एयरक्राफ्ट का ही था, दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में एक प्रोटोकॉल बनाया था, और तीसरा रेलवेज के बारे में भी बनाया था. पर हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो केप टाउन कन्वेंशन के एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल के संबंध में ही हम बात कर रहे हैं. और बिल में भी यही लिखा हुआ है कि जो ये आज विधेयक है, जो अधिनियम बनने वाला है, वो सिर्फ रिलेट करेगा एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल का ही जो केप टाउन कन्वेंशन से निकलता है. और इसका मूल कारण भी यही है कि लीजिंग इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दें, लीजिंग इंडस्ट्री के जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उससे हम एग्री करें. तो इसमें हमने देखा 2001 में तो हो गया था केप टाउन कन्वेंशन, पर इंडिया उस समय उसको एक्सीड नहीं किया, एग्री नहीं किया कि अभी हम इसके साथ जुड़े हुए हैं. तो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 बिजनेस बढ़ रहा है, एविएशन भी बढ़ता जा रहा है. फिर कहीं से ये प्रेशर आया कि इस तरह का ये जो कन्वेंशन है वो भारत में भी लागू होना चाहिए. तो 2005 के बाद जैसे ये प्रेशर बढ़ता गया, 2007 में फिर उस समय के सरकार ने भी ये तय किया कि इसका थोड़ा सा हमें यहां पे भी लागू करना चाहिए. और उस समय लॉ मिनिस्ट्री के तहत उन्होंने एक ओपिनियन लिया कि इसको क्या करें. कन्वेंशन तो बना हुआ है केप टाउन में, तो इसको अगर हमें लागू करना है इधर तो किस तरह से इसका आगे बढ़ाए. तो उस टाइम लॉ मिनिस्ट्री सजेस्टेड एट दैट टाइम that India can accede to this convention by giving a cabinet approval. This was in 2007. All the discussion happened. Cabinet approval was also given. By 2008, we have formed a declaration based on the convention and the protocol, and we have submitted it to the International Civil Aviation Organization, and we have become a signatory of the Cape Town Convention, but only by cabinet approval. Things were going again well. After 2008 cabinet approval, things were also going well. Aviation was still growing. But then some challenges came in the industry. 2015 में लीजिंग बिजनेस भी चल रहा था. स्पाइस जेट के पास 2-3 लेसोर के प्लेन्स आए और स्पाइस जेट वापस पे नहीं कर पा रहा था उनको. तो फिर लेसोर्स ने उनको सोचा अगर ये पे नहीं कर पाएंगे तो हमें वापस लेना चाहिए प्लेन. तो उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट था, इडेरा एग्रीमेंट,
जिससे कि 5 दिन में वो वापस प्लेन लेके जा सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन जो एयरक्राफ्ट का बिजनेस रहता है वो हमारे सरकार के अंदर जो डीजीसीए है वो करता है। तो लेसोर डीजीसीए के पास गया और उन्होंने बोला कि ये तो पैसे नहीं दे रहे तो हमें वापस लेना चाहिए, ये रहा एग्रीमेंट 5 दिन में मेरा। पर डीजीसीए उस समय बोलता है कि जो अभी जो लॉ है, कोई लॉ ऐसा नहीं है कि जो मेरे को प्रावधान देता है कि मैं आपको ये एग्रीमेंट के तहत डी रजिस्टर करूं। तो एक समस्या वहां पे उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, रूल्स बदला हमने कि डीजीसीए को पावर दिया कि आप डी रजिस्टर करो। बट वी ऑल शुड रियलाइज दैट द रूल्स आर अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, लॉ ऑलवेज इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन। सो द शक्ति लॉ के साथ, अधिनियम के साथ जो मिलता है वो रूल्स के साथ मिलता नहीं है। पर उस समय का एक हालात निकला तो उसको सोचा कि इसका कुछ जुगाड़ निकाल के वो करते हैं, उसमें रूल्स में कर दिया। 2015 में उस समस्या का कुछ निकल गया। फिर 2016 में हमारी सरकार ने सोचा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी लेके आएंगे। जब कोई कंपनी बैंक्रप्सी हो जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कोड होना चाहिए। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आई, तो उस कोड में एयरक्राफ्ट भी था। तो उस सेंस में एयरक्राफ्ट कैसे डील करेंगे, अभी लेसोर का प्लेन है। अभी एक चीज हमें समझना है कि एयरलाइन अगर वापस पे नहीं करता बैंक्स को पैसे और डिफॉल्ट हो जाता है, तो बैंक अगर प्लेन रखेगा, प्लेन जबकि इनका है ही नहीं, प्लेन तो किसी और के साथ लीज पे आया है। अब वो लीज जो जिसने दिया है वो दुखी होता होगा कि मेरा प्लेन उनके पास रुक गया। तो इस ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे समस्या उत्पन्न हुई जिनका समाधान निकालने की जरूरत बहुत बड़ी थी। और आईबीसी भी इस तरह के चैलेंजेस बीच में डाल रहे थे एयरलाइन लीजिंग इंडस्ट्री में। फिर 2019 में जैसे मैंने बोला जेट एयरवेज का प्रॉब्लम आया, जेट एयरवेज फिर निकल गया। जेट एयरवेज के समय जो लेसोर्स ने प्लेन दिए थे वो काफी उत्सुकता के साथ, पहले ही उनको पता चला कि इस तरह के हालात हो सकता है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इंप्लीमेंट होने से पहले, जब एनसीएलटी को मॉरेटोरियम देना था उससे पहले ही उन्होंने डी रजिस्टर करके प्लेन लेके चले गए। और फिर 23 में जब गो एयर आया, लेसोर इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। लेसोर जिसके पास ओनरशिप है प्लेन का, उसको मैं लेसोर बोल रहा हूं। और 2023 में गो एयर का एग्जाम्पल फिर आया। अब गो एयर जब हुआ तो गो एयर के समय एनसीएलटी थोड़ा सा और आगे आते हुए उन्होंने बोला कि अब कोई प्लेन कहीं कोई डी रजिस्टर नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, और उसको इधर ही रखा, पूरे मॉरेटोरियम के साथ उनको बंधा रखा इधर ही। तो लेसोर के पास, जिनको सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने प्लेन लीज पे दिया, उनको कुछ गलती नहीं थी, पर उनको प्लेन नहीं मिल रहा था। पर ये सब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लेसोर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब लेसोर इस तरह के हार्डशिप्स फेस करेगा अगर किसी को देने के लिए, तो इसीलिए एक केप टाउन कन्वेंशन का एयरलाइन एविएशन वर्किंग ग्रुप एक पूरे विश्व में बना हुआ है, जिसमें लगभग 400 एयरलाइन है, ओईएम्स हैं जो एयरक्राफ्ट्स को बनाते हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े एविएशन से रिलेटेड कंपनी, वो सब मिलकर एक ग्रुप बनाए, एयर एविएशन वर्किंग ग्रुप। और वो हर क्वार्टर में केप टाउन कन्वेंशन का कंप्लायंस एक इंडेक्स निकालते हैं, स्कोर निकालते हैं कि किस तरह से ये देश में क्या स्कोर है। और ये सारे इंसिडेंट्स होने के बाद उन्होंने देखा यहां पे तो लीजिंग करना बहुत मुश्किल है, यहां तो यहाँ के लोकल लॉस के वजह से तो हमारे एयरक्राफ्ट फंस जाएंगे अगर कोई पे नहीं कर पाए तो क्यों करें यहां पे बिजनेस। पर एयरक्राफ्ट तो हमें भी चाहिए यहाँ के एयरलाइंस के लिए। तो वो जब लेते हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ये कंप्लायंस का स्कोर कम हो गया, कितना कम हो गया, 50 तक आ गया नीचे। एंड टू कंपेयर दिस स्कोर विथ अदर कंट्रीज, सिंगापुर हैड अराउंड 92, यूएसए हैड अराउंड 90, न्यूजीलैंड हैज अराउंड 90, आयरलैंड हैज अराउंड 89। तो अगर ये स्कोर कम हो जाता है तो प्लेन लीज करने में हमारा जो प्रीमियम रहेगा वो बहुत बढ़ जाएगा। और कितना हद तक बढ़ेगा, ये 8 से 10%, ये काफी लोगों ने इसके बारे में भी जिक्र किया था कि 8 से 10% तक इसका जो है ये लीजिंग का कॉस्ट बढ़ेंगे। और उस समय हमने एयर इंडिया, अकासा, इंडिगो, यही है हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एयरलाइन, तो उनसे भी हमने पूछा क्या दिक्कत हो रही है लीजिंग इंडस्ट्री में। तो एयर इंडिया ने बोला अपॉन द एनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन
The improvement in India's compliance score in AWG's outlook, making Indian airlines eligible for CTC discount, will significantly reduce leasing costs by approximately 8 to 10%. Air India कह रहा अगर ये अधिनियम आ जाएगा तो हमें जो लीज लेने में हमारा जो स्कोर बढ़ेगा तो 8 से 10% कम हो जाएंगे.